देखिए, वैसे तो बैलेंस शीट का ढेर सारे फॉर्मेट्स होते हैं। जैसे कि कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कोई एलएलपी कंपनी है, कोई पार्टनरशिप कंपनी है, इस तरीके से जितने भी कंपनीज़ होते हैं, सबका अलग-अलग फॉर्मेट होता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पे एक रियल लाइफ बेस्ड जो है एक आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाने वाला हूँ, एक बैलेंस शीट दिखाने वाला हूँ और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को यहाँ पे एक डेप्रिसिएशन का चार्ट दिखाने वाला हूँ कि रियल लाइफ में जो है कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन कटता है। जैसे कि कंप्यूटर में कितना कटता है, फिक्स एसेट में कितना करता है, वो सब चीज़ें इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, यहाँ पर जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये सब एक एलएलपी कंपनी का डेटा है, जो कि एलएलपी का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लिए तो लाइक करना फ्री है, लेकिन आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। तो मेक श्योर अगर आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मैंने ड्यू टू प्राइवेसी कंपनी का नाम चेंज कर दिया हुआ है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025, यानी कि ये बैलेंस शीट है 2025 तक का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 का है बैलेंस शीट। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या रहता है। कंपनी का एड्रेस यहाँ पे रहेगा, एलएलपी आईएन। तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म का जो है ये बैलेंस शीट है। एलएलपी का मतलब वही होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ओके, उसका यहाँ पे नंबर रहता है, पिन नंबर। अब देखिए इसमें क्या क्या और रहता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे रहता है कॉन्ट्रीब्यूशन एंड लायबिलिटीज। देखिए यहाँ पे शेड्यूल 1, इसमें क्या बताया गया है कि इतना का, देखिए इसमें पार्टनर्स का फंड है, यानी कि देखिए जो एज एट, यहाँ पे देखिए पहले एज एट 31 मार्च 2025 तक इतना है। और देखिए उसका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, यानी कि 23-24, देखिए उसमें उसमें देखिए ये अमाउंट था पार्टनर्स का फंड, यानी कि इतना था। उसमें से 25 में कितना हो गया, इतना हो गया, फंड कम हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब देखिए शेड्यूल नंबर 2 में क्या बताया गया है कि सिक्योर लोन, कंपनी के ऊपर जो है सिक्योर लोन इतने रुपीज़ का है, जो कि देखिए 2024 तक इतना था और 25 तक इतना हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे अनसिक्योर्ड लोन, तो यहाँ पर ये पहले इतना था और अभी इतना हो गया हुआ है, यानी कंपनी के ऊपर टोटल अभी जो है इतना लाइबिलिटी है। ये जो दोनों को जब सम कर लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे 1,60,34,604 रुपये का इस कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी है। या क्या सर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। देखिए अभी इसमें और भी लाइबिलिटी है, देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज में देखिए क्या है, क्रेडिटर्स देखिए कंपनी के इतना है, अदर करंट लाइबिलिटी इसमें और भी है। अब देखिए बेसिकली यहाँ पे जो शो हो रहा है ना कि क्रेडिटर्स में इतना का टोटल है, तो इसमें से किस किस पार्टी को कितना देना है। और देखिए यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी है इतना रुपीज़ का, तो ये किस चीज़ का है, देखिए ये सब मालूम चलता है आपको इसमें जब आप बैलेंस शीट और भी डिटेल में देखेंगे। देखिए इसमें एक पार्ट होता है, देखिए शेड्यूल 3, ठीक है, जिसमें लिखा रहता है कि आखिर किसने जो है यहाँ पे कितना हमें देना, पे करना है। यहाँ पे अदर जो भी रहता है यहाँ पे, उस आपको शेड्यूल देखिए यहाँ पे, और भी नेक्स्ट पे रहता है नोट्स ऑफ अकाउंट्स। तो नोट्स ऑफ अकाउंट्स में पर डिटेल रहता है कि आखिर ये सिक्योर लोन किस चीज़ का है। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास जो मैं फ़ोन में देख पा रहा हूँ, देखिए इसमें जो है ये एचडीएफसी का है, जो सिक्योर लोन है ये एचडीएफसी बैंक का है, जो कि वहाँ से एक सीसी लिया गया है, कैश क्रेडिट, यानी कि एक तरह से लोन होता है, वो बैंक से लोन लिया गया है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, या फिर बोलते हैं लोन अगेंस्ट स्टॉक्स। जो स्टॉक रहता है कंपनी का, तो उस स्टॉक के बिहाफ पे इस लोन को लिया गया है। और अनसिक्योर्ड लोन में क्या है, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है, तो जो भी पार्टनर है उन लोगों ने लगाया हुआ है, या फिर अपने दोस्त रिलेटिव से लिया गया है, यहाँ पे उतना लोन है। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर्स जो भी है ऊपर लिस्ट में रहता है, जो कि आपको नोट्स ऑफ अकाउंट्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे बहुत लंबा लिस्ट होता है, तो सबका नाम भी लिखा होता है कि किसको कितना पेमेंट करना है, किसका ड्यू है। और अदर करंट लाइबिलिटी में भी सेम दिख जाएगा वहाँ पर आपको कि किसका जो है कितना ड्यू है, करंट लाइबिलिटी किसका कितना पे करना है हमें। जैसे एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कुछ कस्टमर से एडवांस पे आया हुआ, तो आपको यहाँ पे टोटल दिखेगा। बट इसको जब आप ब्रेक डाउन करेंगे, तो ब्रेक डाउन करके आपको जो है नोट्स ऑफ अकाउंट में मेंशन रहता है वो कि आखिर ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर कौन से कस्टमर से आया हुआ है, उसका नाम रहता है नोट्स ऑफ अकाउंट्स, उसका एक अलग सीट रहता है उसमें। देखेंगे टोटल यहाँ पे, देखिए पूरा सम करेंगे, देखिए देख सकते हैं यहाँ पे इतना भी कंपनी के ऊपर जो अभी लाइबिलिटी है टोटल, देख सकते हैं 2024 तक इतना लाइबिलिटी था, और देखिए 2025 में इतना लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर अभी। तो ये हो गया हमारा
लाइबिलिटी। अब देखते हैं एसेट। देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, एसेट साइड में क्या है, सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। इसमें क्या है, देखिए यहाँ पे ग्रॉस फिक्स एसेट कितना था, इतना का था, उसमें से डेप्रिसिएशन इतना लेस कर दिया गया। अब नेट कितना बचा फिक्स एसेट, इतना का फिक्स एसेट बचा हुआ है। देखिए वही सेम, देखिए 2024 तक इतना बचा हुआ था और 2025 में इतना हो गया है। बेसिकली डेप्रिसिएशन करने में क्या होता है, फिक्स एसेट हमेशा उसका वैल्यू घटते रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर लोन एंड एडवांसेस, हमने किसी को लोन भी दिया हुआ है कंपनी ने, देख सकते हैं यहाँ पे 3 लाख का था, जो कि ऑलरेडी वही सेम है। करंट एसेट में क्या है, इन्वेंट्रीज। देखिए स्टॉक यहाँ पे कंपनी के पास इतना था पहले पिछले फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में, और अभी देखिए उसके पास स्टॉक इतने रुपीज़ का है। देखिए डेटर्स इसमें कितने का है, देख सकते हैं डेटर्स यहाँ पे इतने रुपीज़ का डेटर्स है, जो कि पैसे आना है। और यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश में जो है कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया कंपनी के पास कैश जो है कितना है, ठीक है। और इक्विवेलेंट का बात करें अगर हम यहाँ पे, तो इसमें ओनली कैश का नहीं है, इसमें और भी रहता है। इसको नोट्स ऑफ अकाउंट सीखना पड़ेगा, उसमें डिटेल रहता है पूरा, कैश में कितना बैलेंस एग्जैक्ट है और यहाँ पे इक्विवेलेंट उसमें कितना है, टोटल यहाँ पे बस लिख दिया जाता है। और यहाँ पे अदर करंट एसेट में क्या है, देख सकते हैं जीएसटी रिसीवेबल है, जो कि हमारा वो भी एसेट होता है। देख सकते हैं यहाँ पे इतना रिसीवेबल है, जीएसटी हमें आने वाला है। एडवांस टू क्रेडिटर्स, यहाँ पे इतना रुपीज़ का हमने एडवांस भी क्रेडिटर्स को दिया हुआ है। देखिए बेसिकली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए यहाँ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सम करेंगे तो आपको देखिए दिख जाएगा। क्यों, देखिए ये दोनों को सम नहीं करेंगे क्योंकि देखिए फिक्स एसेट पहले इतने रुपीज़ का था, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके जो बचा है वही तो है ना फिक्स एसेट का वैल्यू। इसलिए यहाँ से लेके जो यहाँ तक को सम करेंगे तो आपका इतना, देखिए यहाँ पे इतना आ जाएगा। तो अभी एग्जैक्ट कंपनी का जो है इतना जो है अभी एसेट है कंपनी के पास, इतना रुपीज़ का एसेट है कंपनी के पास, जो कि पहले इतना था और अभी देखिए 2025 के क्लोजिंग में इतना है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हो गया हमारा बैलेंस शीट। अब देखिए नीचे क्या रहेगा, नीचे यहाँ पे रहेगा एज पर आवर रिपोर्ट ऑफ इवेंट डेट, ये हमारे सीए बना के देते हैं। यहाँ पे सीए फर्म का नाम रहेगा, यहाँ पे एफआर मतलब फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, प्लेस रहेगा, डेट रहेगा, यूटिन रहेगा, ठीक है। ये देखिए यूटिन क्या होता है, एक जो सीए होते हैं सीए इस नंबर को देते हैं, यूनिक डिजिट होता है वो सीए देते हैं। और यहाँ पे कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी ऑनर है तो ऑनर का डिटेल रहेगा, और यहाँ पे पार्टनरशिप में तो पार्टनरशिप का डिटेल रहेगा, ठीक है। बेसिकली देखिए बैलेंस शीट में आपको इस तरीके से बैलेंस शीट देखने को मिलता है। अब बात करते हैं पीएनएल का, आ जाता है पीएनएल अकाउंट में। देखिए यहाँ पे देखिए बेसिकली इसमें भी सबसे पहले हेडिंग में क्या होता है, कंपनी का नाम रहेगा, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड इन डेट 31 मार्च 2025, ये रहेगा। कंपनी का एड्रेस रहेगा और एलएलपी पिन रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इनकम। देखिए कंपनी को इनकम देखिए रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स, सेल्स से पहले इतना इनकम हुआ था पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी क्लोजिंग में। अब देखिए यहाँ पे इतना शो किया गया कि इतना इनकम हुआ है, यानी कि इनकम पहले से कम है। अब देखिए इससे और भी कुछ डिस्काउंट रिसीव हुआ है क्या, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली देखिए कंपनी का टोटल यहाँ पे दिखाया गया है इनकम। अब देखिए एक्सपेंस का बात करते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें देखिए इतना का इसमें खर्चा किया गया है, देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में कम ज़्यादा था, अभी कम हो गया हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखिए इसमें इतना का हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट इतने का हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ये है, पीपीडीटी यहाँ पे डेप्रिसिएशन इतना का है। बेसिकली देखिए जो भी कुछ आपका कंपनी का खर्चा हुआ है वो आपको पूरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से आपको ये देखने को मिलता है पीएनएल अकाउंट, जो कि टैली से काफ़ी अलग है, टैली में ऐसा नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आप सभी को और एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि जो डेप्रिसिएशन होता है तो उसमें कितना कितना परसेंटेज किस में लगता है, क्या रेट है। देखिए फर्नीचर में देखिए लगता है 10% का डेप्रिसिएशन, ओके। उसके बाद से मैं बात करें यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का, जिसमें कंप्यूटर आ जाते हैं, उसमें लगता है 40% का डेप्रिसिएशन, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, जो मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाएगा उसमें लगता है आपका 15% का डेप्रिसिएशन। और नेक्स्ट यहाँ पे है प्लांट एंड मशीनरी अदर्स, उसमें लगता है आपका 15% का डेप्रिसिएशन। उसके बाद से लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स, कुछ लीज पे लिए हुए हैं उसमें आपको लग जाएगा 10% का डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट यानी कि ट्रेडमार्क, उसमें आपका लग जाएगा 25% का डेप्रिसिएशन। देखिए बेसिकली यहाँ पे
ये सब डिटेल में रहता है, टोटल 8 पेज का है, ठीक है। तो मैंने आपको बस 2 पेज यहाँ पे दिखाया और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो बता दिया। देखिए बेसिकली जो बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो सब जो है सीए बना के देते हैं और इस तरीके से यही फॉर्मेट में बना के देते हैं। तो आई होप आप लोग को जो है अब जो है क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में जो बैलेंस शीट है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है।